नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। युद्ध के बीच मिसाइलें बना रहा ईरान, कहा जंग लंबी चलेगी। कुवैत की तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला, प्लांट के कुछ हिस्से बंद। जंग से बढ़ा वैश्विक भूख संकट, 36 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे चपेट में। ईरानी हमले में अमेरिकी F-35 को नुकसान, इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू में ठनी, लक्ष्य अलग अलग। अमेरिका कर सकता है ईरानी तेल पर प्रतिबंध में ढील, युद्ध में नया मोड़। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। ईरान की सेना ने दावा किया है कि मिसाइल निर्माण जारी है। यह बयान इजरायल के दावे के बाद आया है। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान कमजोर हो गया है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज किया है। जनरल अली मोहम्मद नायनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के बीच भी मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक में भी कोई कमी नहीं है। जनरल ने कहा कि ईरान का स्कोर 20 में 20 है। उन्होंने कहा यह युद्ध अभी जारी रहेगा। ईरान की जनता भी लंबे युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जंग तभी खत्म होगी जब खतरा पूरी तरह खत्म होगा। कुवैत से बड़ी खबर सामने आई है। तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला हुआ है। यह हमला मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। हमले के बाद कई यूनिट्स में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि की है। सुरक्षा के लिए प्लांट के कुछ हिस्से बंद किए गए हैं। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एक दिन पहले भी इसी रिफाइनरी पर हमला हुआ था। कुवैत की सेना ने खतरे की चेतावनी दी है। एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है। ईरान के हमलों से कतर की गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। कतर की LNG निर्यात क्षमता करीब 17% बंद हो गई है। इससे हर साल करीब $20 अरब का नुकसान हो सकता है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने यह जानकारी दी। हमलों में गैस प्लांट के 2 बड़े यूनिट्स को नुकसान हुआ है। एक गैस 2 लिक्विड प्लांट भी प्रभावित हुआ है। मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इस दौरान गैस सप्लाई कम रहेगी। कतर को कई देशों से किए गए लंबे कॉन्ट्रैक्ट रोकने पड़ सकते हैं। इनमें इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं। कतर ने फोर्स मेजोर लागू करने की बात कही है। इसका मतलब है कि मजबूरी में सप्लाई रोकी जा सकती है। कतर के बड़े गैस हब रास लफान पर भी हमला हुआ था। ऊर्जा कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल और शेल इसमें साझेदार हैं। विशेषज्ञों का कहना है इससे यूरोप और एशिया में गैस संकट बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है। दुनिया में भूख का संकट और बढ़ सकता है। करीब 4.5 करोड़ लोग और भूख की चपेट में आ सकते हैं। इससे कुल संख्या 36 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है। जंग के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। शिपिंग रूट भी प्रभावित हो रहे हैं। खाद की सप्लाई में बड़ी रुकावट आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से खाद का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये रास्ता अब खतरे में है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। फसल उत्पादन कम होने का खतरा बढ़ गया है। खाद महंगी हो सकती है। इससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। चीन ने भी खाद की निर्यात पर रोक लगाई है। इससे वैश्विक संकट और गहरा हो सकता है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी यानी HRANA ने ईरान में मरने वालों के आंकड़े पर नया अपडेट जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक 3186 लोगों की मौत हो चुकी है। HRANA का कहना है कि मरने वालों में 1394 आम नागरिक हैं, जिनमें कम से कम 210 बच्चे शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक 1153 सैन्य कर्मी भी मारे गए। इसके अलावा 639 मौतें ऐसी हुई हैं जिनकी पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। अमेरिका का एक लड़ाकू विमान बड़ा हादसे का शिकार हुआ। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को बीच मिशन में नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है ये ईरानी हमले से प्रभावित हुआ। इसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये लैंडिंग मध्य पूर्व के एक अमेरिकी एयरबेस पर हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विमान ईरान के ऊपर मिशन पर था। विमान सुरक्षित उतर गया है। पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल दोनों F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमान की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। यह खबर तब आई है जब अमेरिका कह चुका है कि ईरान की एयर डिफेंस कमजोर हो चुकी है। अमेरिका और इजरायल के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। अमेरिकी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने साफ किया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के लक्ष्य अलग अलग हैं। जहां इजरायल ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, वहीं ट्रंप का मुख्य मकसद सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। शुरुआत में ट्रंप भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। जब उनसे नेतन्याहू की आजाद ईरान वाली अपील पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने दो टूक कहा कि ईरानी जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब ट्रंप केवल अमेरिकी सुरक्षा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इजरायल युद्ध के पक्ष में है, लेकिन अमेरिका में इस युद्ध का विरोध बढ़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों में फर्क साफ दिख रहा है। ये 20 दिन से चल रहे युद्ध में दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा मतभेद माना जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हमला उन्होंने अकेले किया। ये हमला ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुआ था। नेतन्याहू ने कहा कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अलग बात कही। ट्रंप ने कहा उन्होंने इस हमले का विरोध किया था। उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि ऐसा हमला ना करें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस हमले की पहले जानकारी नहीं थी। हालांकि नेतन्याहू ने यह साफ नहीं किया कि अमेरिका को पहले से जानकारी नहीं थी। साथ ही ये भी बताया कि ट्रंप ने आगे ऐसे हमले रोकने के लिए कहा है और वो अभी रुक रहे। अमेरिका को युद्ध में घसीटने से इनकार करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के फैसले कोई और तय नहीं करता। नेतन्याहू बोले ईरान की ताकत कमजोर हो चुकी है। साथ ही भरोसा जताया ये युद्ध लोगों की उम्मीद से काफी जल्दी खत्म हो सकता है। अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद की खबर सामने आई। ट्रंप ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले पर फिर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को साफ मना किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा था ऐसा मत करो। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के रिश्ते अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच तालमेल भी है, लेकिन हर फैसले पर एक जैसी राय नहीं होती। ट्रंप ने कहा कि कभी कभी नेतन्याहू अलग फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई फैसला पसंद नहीं आता तो फिर उस तरह का काम आगे नहीं होगा। अमेरिका अब ईरान को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। ये तेल पहले से जहाजों में भरा हुआ है। करीब 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में आ सकता है। इससे पहले रूस के तेल पर भी छूट दी गई थी। इससे रूस को भी बड़ा फायदा मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड का दाम $117 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बाद में करीब $111 पर आ गया है। यूरोप में गैस की कीमतों में भी उछाल आया है। खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। इससे वैश्विक बाजार में डर का माहौल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ईरान में जमीनी सेना नहीं भेजेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े मिसाइल और हवाई हमले किए थे। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं सेना भेज रहा होता तो मैं आपको नहीं बताता, लेकिन उन्होंने दोहराया कि फिलहाल अमेरिका जमीन पर सेना नहीं उतारेगा। यह बयान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान किया। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में धकेला। उन्होंने इस जंग को बड़ी गलती और तबाही बताया। अल बुसैदी ने कहा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करीब था। फरवरी में जिनेवा में बातचीत हुई थी। ईरान ने यूरेनियम पर सीमाएं मानने की पेशकश की थी। बदले में वो प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन बातचीत के तुरंत बाद हमले शुरू हो गए। अल बुसैदी ने कहा कि इजरायल ने ट्रंप को युद्ध के लिए मनाया। उन्होंने कहा यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा यह जंग अमेरिका की नहीं थी। उन्होंने चेतावनी दी कि जंग लंबी चल सकती है और अमेरिका को और ज्यादा शामिल होना पड़ सकता है। उन्होंने इस पूरे संघर्ष को तबाही बताया। खाड़ी देशों पर इसके असर की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमले गैर कानूनी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। इजरायल लगातार ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बना रहा है, लेकिन इजरायल की इस रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी इजरायल ने ऐसे हमले किए हैं। इजरायल ने हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। फिर भी हिजबुल्लाह आज भी रॉकेट हमले कर रहा है। इजरायल ने हमास के बड़े नेताओं को भी खत्म किया, लेकिन हमास अब भी गजा के बड़े हिस्से पर काबिज है और उसने हथियार नहीं डाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रणनीति सीमित असर डालती है, ये जंग के असली कारणों को खत्म नहीं करती। विशेषज्ञ जॉन ऑल्टरमैन ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का असर समय के साथ कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकत कई संस्थाओं में बटी है और ये सिस्टम अब तक हमलों के बावजूद टिका हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नया सिस्टम बनाया है। अब जहाजों को गुजरने के लिए मंजूरी लेनी होगी। ये जानकारी कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने दी है। भारत इस मामले में ईरान से सीधे बातचीत कर रहा है। भारत ने अपने 22 जहाजों को चिन्हित किया है। इनमें 20 जहाज ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। भारत का LPG जहाज शिवालिक अलग रास्ते से गया। ये जहाज ईरान के इलाके से होकर गुजरा। ईरान की नौसेना ने जहाज की पहचान की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जहाज सुरक्षित रास्ते से निकल चुके हैं। एक तेल टैंकर को गुजरने के लिए $20 लाख देने पड़े। वहीं कई भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें फिलहाल वहीं रुकने को कहा गया है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है।
मोबाइल में आधार ऐप प्री इंस्टॉल पर विवाद, सरकार और टेक कंपनियों में फिर टकराव। भारत में आधार को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को एक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव जनवरी में निजी तौर पर दिया गया। सरकार चाहती थी कि आधार ऐप पहले से फोन में इंस्टॉल हो। ये बात एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों से कही गई, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने इसका विरोध किया। आईटी उद्योग संगठन MAIT ने भी आपत्ति जताई। यह मुद्दा सरकार और टेक कंपनियों के बीच टकराव बन गया। देश के करीब 134 करोड़ लोग आधार से जुड़े हैं। इसका इस्तेमाल बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं में होता है। एयरपोर्ट एंट्री में भी इसका उपयोग बढ़ा है। सरकार कहती है कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन डेटा लीक को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। कई बार लोगों की निजी जानकारी लीक होने की खबर आई है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद का मुद्दा चुनाव में असर डालेगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि 2026 चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम आम जनता उन्नयन पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किंग मेकर बन सकती है। अगर सरकार नहीं बनी तो समर्थन जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में वो डिप्टी CM पद की मांग करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.